अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 22 से 22B का लेक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 22 से 22B के बारे में डिटेल बताऊंगा। जो CRPC का सेक्शन है हमारे पास 22 से 22B। उसके बाद हम दो पटिशन्स ड्राफ्ट करेंगे। एक जो हैरेसमेंट पटिशन होगी और दूसरी जो FIR के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक पटिशन ड्राफ्ट करेंगे 22 से 22B की। तो इसका कंप्लीट लेक्चर मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 जो है ना उसको डिस्कस करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। ये कहता है 22 सेक्शन ये कहता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट फॉर द सच पीरियड एज may be specified in the notification and subject to such rules as may be made by it, any person who is citizen of Pakistan and whose integrity or suitability is satisfied to be justice of peace in local area specified in the notification, and more than one justice of peace may be appointed in the same area। किसी भी प्रोविंस में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो किसी भी पर्सन को जो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा, जो भी कोई भी पर्सन होगा पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा, जो कि ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए जो है ना अपॉइंट कर सकती है और एरिया भी डिफ़ाइन कर सकती है कि इतने एरिया के लिए जो है ना हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि नोटिफिकेशन वो होगा किसी में जो है ना स्पेसिफिक जो है ना टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है ये कि हम इतनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है ना स्पेसिफिक एरिया में जो है ना हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं जस्टिस ऑफ पीस को। जो कोई भी सिटीज़न हो जो जिसकी जो है ना इंटेग्रिटी जो है ना और सूटेबल हो, जिसके हुज इंटेग्रिटी एंड सूटेबिलिटी सेटिस्फाइड, जिसकी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन ना हो, तो उसको जो है ना हम जस्टिस ऑफ पीस जो है ना वो अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए जो है ना ऑफिशियल गज़ट में जो नोटिफिकेशन जो होगी ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए जो है ना उसको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। जिसकी इंटेग्रिटी जो है ना उस पर क्वेश्चन ना हो और साफ़ सुथरा इंसान हो, सूटेबल इंसान हो, सेटिस्फाइड हो जस्टिस पीस के लिए, और लोकल एरिया टू बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन एंड मोर देन वन जस्टिस ऑफ पीस जो है ना वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं सेम लोकल एरिया के लिए। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में जो है ना 22 सेक्शन ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में जो है ना ये बता रहा था। अब आगे आता है 22A पावर। 22A जो है ना पावर्स के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि justice on the peace for any local area shall for the purpose of making an arrest have within such area all the powers of police officer referred in the section 4 and an officer in charge of the police station referred in section 55। अब ये कह रहा है कि GOP के पास जो है ना जस्टिस ऑफ पीस के पास सेक्शन 54 और सेक्शन 55 की पावर्स होंगी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। सेक्शन 54 और सेक्शन 55 की जो है ना उसके पास पावर्स होंगी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद जो है उसके बाद अगला जो है ना सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर्स अंडर सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 उसकी जो है ना जो सब सेक्शन 1 में जो हम कह चुके हैं ना उसके सेक्शन 54 और 55 के जो है जो उसको पावर्स होंगी, ये बस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ना नियरेस्ट पब्लिक पुलिस स्टेशन को ना उसको कॉल करनी होगी उसको। पुलिस इंचार्ज को जो है ना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसके पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको वो कॉल करेगा, उसको वो रिपोर्ट करेगा जो पुलिस स्टेशन में होगा। ठीक है, और उसकी वजह बताएगा कि क्यों इसको अरेस्ट करना चाहता है, किस वजह से जो है ना इसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो पुलिस वाला जो है ना उस पर्सन को फिर दोबारा रीअरेस्ट करेगा। ठीक है, पुलिस वाला जो है ना उसको दोबारा रीअरेस्ट करेगा। अब मैं आपको इसका दोबारा बता देता हूँ। जब भी जस्टिस ऑफ पीस ने किसी पर्सन को अरेस्ट करना है ना तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। वहाँ पे पुलिस स्टेशन जो SHO जो होगा ना, जो भी इंचार्ज होगा पुलिस ऑफिसर का SHO होगा, तो उसको एक रिपोर्ट देगा कि किसको इसकी वजह से मैंने इसको अरेस्ट किया है, और पुलिस वाला जो है ना फिर उस पर्सन को दोबारा रीअरेस्ट करेगा। तो ये सब सेक्शन 2 जो है ना वो ये कह रहा था। तो उसके बाद आगे सब सेक्शन 3 जो है ना वो ये कहता है, सब सेक्शन 3 ये कहता है जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल हैव पावर्स विद इन सच एरिया टू कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स टू ड्यूटी टू एड हिम। ठीक है, नंबर A जो है ना इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग एस्केप ऑफ द पर्सन हु हैज़ participated in the commission of any cognizable offence or against
whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, or reasonable suspicious exists of his living or he participated, and B, in the prevention of crime in general and in particular in the prevention of breach of the peace or disturbance of the public tranquility. अगर JOP चाहे तो वो किसी पुलिस वाले की एड भी मांग सकता है। इसमें सब सेक्शन 3 में ये कह रहा है जस्टिस ऑफ पीस जो है ना, JOP जिसको मैं कह रहा हूँ, तो किसी लोकल एरिया में उसके पास ये पावर होगी कि वो किसी पुलिस वाले को ये एड भी मांग सकता है कि मेरी हेल्प करो। किन सूरतों में हेल्प करो? नंबर 1 जो है टेकिंग प्रिवेंटिंग इन द एस्केप, ये कह रहा है कि किसी पर्सन के एस्केप को रोकने के लिए उसको भागने नहीं देना, पुलिस वाले की हेल्प भी ले सकता है, या उस पर्सन के अगेंस्ट कोई जो हो ना कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। इन टेकिंग प्रिवेंटिंग द एस्केप, किसी के एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिन्हें पार्टिसिपेट किया, और अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, और रीजनेबल सस्पेशन अगेंस्ट हिम पार्टिसिपेटेड, और काफ़ी शकूक शुबहात जो है ना वो भी एग्जिस्ट करते हैं कि इसने इस जुर्म में पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए भी जो है ना जस्टिस ऑफ पीस जो है ना वो पुलिस का जो है ना लोकल एरिया के जो पुलिस वाला है उससे वो हेल्प ले सकता है, एड ले सकता है कि मैंने इस पर्सन को रोकना है, एस्केप होने से रोकने के लिए उसको भागने नहीं देना, और पुलिस वाले की हेल्प ले सकता है जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। अब बी जो है ना वो ये कह रहा है कि इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर इन द प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रंक्विलिटी, किसी भी क्राइम की वजह से पब्लिक पीस को डिस्टर्ब होने का खदशा है, अगर ख़तरा है, तो JOP के पास पावर है कि वो तो JOP जो है ना तो JOP पुलिस वाले की एड ले सकता है। अगर कहीं भी पब्लिक जो है ना पब्लिक पीस को जो है ना कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का खदशा है, तो जस्टिस ऑफ पीस जो है ना पुलिस वाले की मदद ले सकता है, ठीक है। ये सेक्शन इसका पार्ट सब सेक्शन 3 का जो है ना सब सेक्शन बी कह रहा था। अब इसका 4 जो है ना वो ये कह रहा है वेयर अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन टू रेंडर एंड एड अंडर सब सेक्शन 3 सच शैल कॉल बी डीम टू हैव बीन मेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब किसी पुलिस वाले को पास को कॉल जाएगी, वेयर अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड, उसको कॉल की जाती है पुलिस वाले को और उसके एड के लिए कहा जाता है, तो फिर सच कॉल शैल बी डीम टू हैव बीन मेड अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कॉल आई है, तो वो उसका इनकार नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं करनी, मैं नहीं आ सकता कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ अभी। तो वो जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कॉल आएगी तो उसको फ़ौरन जो है ना उसको ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सब सेक्शन 4 ये कह रहा था। अब आगे 5 जो है ना इसका ये कह रहा है कि जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब 5 ये कह रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पावर्स दे सकती है कि अब आगे किस में पावर देते हैं, इशू अ सर्टिफिकेट टू आइडेंटिफाई ऑफ एनी पर्सन रिजाइडिंग सच एरिया। अब एक तो वो है कि उसको कोई रिजाइड कर रहा है पर्सन, वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट जो है ना किसी पर्सन की आइडेंटिटी कोई करनी है, रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको सर्टिफिकेट दे सकती है। आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको वो सर्टिफिकेट भी दे सकती है। किसी पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई मसला है तो कोई पर्सन रिजाइडिंग है उस एरिया में तो उसके बारे में। और उसके बाद जो है वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉड बिफोर हिम और एनी सच पर्सन, तो किसी भी अगर कोई आइडेंटिटी दे रहा है उसकी तरफ से तो कोई डॉक्यूमेंट लाया जा रहा है तो उसको वेरीफाई भी कर सकती है। वेरीफाई यानी डॉक्यूमेंट ब्रॉड बिफोर हिम, उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट लाया जाता है बाय एनी सच पर्सन, किसी तरफ पर्सन की तरफ से लाया जाता है तो वो उसको वेरीफाई भी कर सकता है, ठीक है। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये भी पावर है। अच्छा, उसके बाद जो है ना सी जो है ना इसका आगे पार्ट कह रहा है कि अटेस्ट एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और टू बी अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट। अब इसमें ये कह रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है तो उस जो मजिस्ट्रेट ने अटेस्ट करना होता है तो वो
वो भी इस डॉक्यूमेंट को जो है ना वो अटेस्ट कर सकता है। जस्टिस ऑफ पीस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका सब सेक्शन 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि इसकी ये पावर है जस्टिस ऑफ पीस की, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द पुलिस अथॉरिटीज़ कंसर्न ऑन कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस अथॉरिटीज़ को ना वो डायरेक्शन जो है ना वो जारी कर सकता है। कौन कौन सी कंप्लेंट्स के बारे में? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर कोई एफआईआर नहीं काट रहा, अगर कोई 154 के तहत इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को और वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं काट रहे, तो फिर जो है ना हम जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दे सकते हैं, पटिशन दे सकते हैं हम कि क्रिमिनल केस की जो है ना रजिस्ट्रेशन की जाए, एफआईआर काटी जाए। तो ये हम इसके लिए भी ना देते हैं एप्लीकेशन 6(1) के तहत। तो अब दूसरा जो है ना उसमें ये कहता है कि कोई पुलिस वाला कोई सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो हम इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो है ना पुलिस के एक पुलिस वाले से लेकर दूसरे पुलिस वाले को अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी इसकी भी एप्लीकेशन हम 6(2) के तहत देंगे, 22(a)(6)(2) के तहत, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अगर कोई पुलिस वाला जो है ना नेगलेक्ट कर रहा है, फेल कर रहा है, जो एक्सेस कर रहा है जो पुलिस अथॉरिटी जो है ना अपनी अथॉरिटी से, तो उसके लिए भी जो है ना हम दे सकते हैं। अब ये हरासमेंट पटिशन जो है ना ये इसके तहत ही दी जाती है। तो हरासमेंट पटिशन भी जो है ना, तो पुलिस वाला जो है ना एक्सेस कर रहा है ना अपनी अथॉरिटी से, किसी को दबाव में ला रहा है, किसी को हरास कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है ना हरासमेंट पटिशन जो है ना वो इसके लिए 22(a) के दी जाती है। यानी कि अब देखो, पहला जो है ना इसमें छठे का 22(6)(1) का वो कह रहा है एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के लिए हम दे सकते हैं अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर नहीं काट रहा। तो दूसरा जो है हम ट्रांसफ़र जो है ना कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस वाला का ईमानदारी से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। और तीसरा ये जो है ना कि पुलिस वाला अगर जो ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी से एक्सेस कर रहा है, तो भी हम इस पटिशन दे सकते हैं इसके लिए 6(3) के तहत, 22(a)(6)(3) के तहत। तो ये सारी जो है ना ये सारी इसकी थी पावर्स थी जस्टिस ऑफ पीस की, 22(a) की थी। और उसके बाद जो है ना 22(b) में जो है ना अब इसकी ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस आएगा। अच्छा, उसके बाद है 22(b), ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस subject to such rules as may be made by the provincial government. Every justice of peace of any local area, जब भी कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है ना जस्टिस ऑफ पीस, उसके लोकल एरिया में जब भी कोई अमनो आमा की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अक्रेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ पीस, किसी ब्रीच ऑफ पीस के बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लड़ाई झगड़े का खतरा होने का कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसकी ड्यूटी होगी कि वो इंक्वायरी करे। फॉर मेक इंक्वायरीज इनटू मैटर रिपोर्ट और रिपोर्ट इन राइटिंग द रिजल्ट ऑफ हिज इंक्वायरीज टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो उसकी वो ड्यूटी होगी कि वो इसकी इंक्वायरी करे और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट पेश करे। और जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का, उसको भी रिपोर्ट दे, ठीक है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उन दोनों को वो रिपोर्ट देगा, ठीक है। उसके बाद बी जो है ना वो ये कह रहा है कि इन द ऑफेंस रेफर्ड इन द क्लॉज 1A इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो ऊपर जो भी ऑफेंस होना है यहाँ पे, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर वो आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम, तो अगर वो कोई किसी चीज़ को उसको रिमूव नहीं करने देगा, वो उसको कॉग्निजेबल मतलब प्रिवेंट द रिमूवल, अगर वो कोई जो है ना वो जो ऊपर जो ऑफेंस हुआ है वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो जाए वकूआ से किसी चीज़ को रिमूव नहीं करने देगा, रिमूव एनीथिंग फ्रॉम इंटरफेरेंस इन द प्लेस ऑफ अक्रेंस, और उसमें से जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है वहाँ से किसी चीज़ को भी रिमूव नहीं करने देगा, ताकि जो है ना कोई टेम्पर ना हो एविडेंस, ठीक है। तो ये भी उसकी ड्यूटी है कि वो किसी एविडेंस को टेम्पर ना होने दे और उसको राइटिंग में लिख के दे। और उसके बाद ये है कि तीसरा जो है इसमें दूसरा तो ये हो गया ना कि इंटरफेरेंस नहीं करेगा, रिमूवल जो है ना वो चीज़ को रिमूव नहीं करेंगे ताकि कोई टेम्पर ना हो। और सी कह रहे हैं व्हेन सो रिक्वायर्ड राइटिंग बाय पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इन चैप्टर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच एरिया। तो अगर पुलिस वाला राइटिंग में लिख के देगा, पुलिस वाला राइटिंग में लिख के क्या देगा, नीचे जो है आगे आ रहे हैं 3 के रेंडर और असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस वाला जो है ना पुलिस वाले ने रिटर्न में दिया है
कि जेओपी को हमारी हेल्प करो, पुलिस वाले ने अगर रिटन में लिख के दिया है कि हमारी हेल्प करो तो इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जो है ना, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेथ, वो डाइंग डिक्लेरेशन भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। ये दो भी पावर उसके पास हैं। ठीक है। अब ये जो था ना, ये 22B था। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई ऑफिस है तो कोई भी जो पावर्स हैं ना आपके पास, ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो वो उसको हम एक्स ऑफिशियो कहेंगे। अब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का क्या मतलब हुआ? अब इसमें ये कह रहा है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर जस्टिस ऑफ पीस विद इन द सेशन जजेस एंड जस्टिस ऑफ पीस। अब जो है सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस जो हैं उनके पास जब ये पावर आ जाएंगी, जो उनके पास जो पावर होंगी, तो ये जो है 22A 22B की ऑटोमेटिकली उनके पास जो सेशन जजेस होंगे और एडिशनल सेशन जजेस होंगे उनके पास जो ऑटोमेटिकली जो पावर्स आ जाएंगी ये 22A 22B की, तो इसको हम कहेंगे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। ठीक है। तो वो ऐसे GOPs ही एक्ट करेंगे, सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस। ये जो है ना, इसको एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जो सेशन जजेस होंगे और जो एडिशनल सेशन जजेस होंगे वो उनके पास और तो पावर होती हैं, लेकिन बस ऑटोमेटिकली जो है ना 22A 22B की पावर भी उनके पास ही होंगी, ऑटोमेटिकली होंगी, कि इसको हम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली पावर उनके पास आ गई हैं। वो तो काफ़ी पावर्स हैं ना जो उनके पास, तो ऑटोमेटिकली उनको समझा जाएगा, यही समझा जाएगा इनके पास 22A 22B की पावर हैं, सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के पास। ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है ना, वो ये यूज़ होता है 6(1) वाला। ये वाला जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मली, प्रैक्टिकली जो है ना। इसमें FIR जो है ना हम रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो पिटीशन दायर करते हैं, कोई ट्रांसफ़र करना है केस को, और हरासमेंट पिटीशन जो हम फाइल करते हैं, तो ये 3 जो है ना, ये 6 जो है ना, इसके 3 जो है ना यूज़ होती हैं। बाकी नहीं होती, बाकी भी होती हैं, लेकिन ये जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब इसके बाद जो है हम एक पिटीशन देखते हैं, जो कि एक मैं आपको स्टोरी बना देता हूँ। तो अब उसमें ये है कि ये सारे जिन्हें पिटीशनर था, एक अली आसिफ खान सन ऑफ मोहम्मद खान रेजिडेंट ऑफ 56 AB, ये पिटीशनर का एड्रेस नाम वगैरह आ जाएगा, और वर्सेस SHO था, और एक आमना लड़की थी और उसके साथ 4-5 बंदे थे। अब ये हुआ था, एक शख्स की हुई थी दूसरी शादी। अब वो दूसरी शादी जो हुई थी बंदे की, तो वो ये कह रहा था कि उसकी दूसरी बीवी जो है ना, पहली बीवी तो चली गई थी उसकी, दूसरी बीवी ये कह रही थी कि ये बच्चे जो है ना तुम पहली बीवी को दे दो, मैं नहीं संभाल सकती। ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि वो अपने साथ, अपने बाप को, अपने भाइयों के हमरा 5-6 लोग लेके आ गई अपने हस्बैंड को थ्रेट करने के लिए कि तुम दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो फिर वो पिटीशनर मेरे पास जब आया, तो मैंने फिर उसको 22A 22B की जो है ना इलीगल हरासमेंट की पिटीशन जो है ना, उसको मैंने कहा कि वो इलीगली तुम्हें हरास कर रहे हैं, तो इसलिए 22A 22B की जो है ना CRPC की पिटीशन जो है ना वो फाइल होगी। अब इसमें फैक्ट्स ये लिखे थे कि एवरेजली द फैक्ट्स गिविंग राइज इन द इंस्टेंट पिटीशंस आर दैट पिटीशन एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ वेरी गुड इंस्टेंट इन क्रेडिट। ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है पाकिस्तान का। और उसके बाद दूसरा कहता है रिस्पोंडेंट नंबर 2, जो वाइफ है जो पिटीशनर की, जो कि लड़की है ये आमना, तो ये क्या कर रही थी, इसने जो पिटीशनर एंड सेड रिस्पोंडेंट नंबर 2 जॉइन हैंड्स विद द प्राइवेट रिस्पोंडेंट, और प्राइवेट रिस्पोंडेंट के ज़रिए जो आए हरास द पिटीशनर एंड हिज फैमिली एंड फोर्स टू लीव दिस हाउस विद फैमिली एट्सेट्रा, के अपने घर को छोड़ के चले जाओ तुम। ठीक है। नाउ उसमें पिटीशन आगे फिर लिखना है कि उसकी पहले स्टोरी बताई कि क्या हुआ सारी, फिर उसके बाद बताना जी अब पिटीशनर की लाइफ जो है ना वो बहुत ही ख़तरे में है। दैट नाउ द लाइफ ऑफ द पिटीशनर एंड हिज फैमिली सेड फैमिली आर इन सेवियर डेंजर एट द हैंड ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 6। अब ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 से लेके 6 तक जो जितने भी लोग थे, इन सारों के वजह से उसकी लाइफ जो है ना वो बहुत ख़तरे में है। और उन्होंने डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस का उन्होंने कहा था दैट ए पिटीशनर्स प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फॉर हिमसेल्फ एंड माइनर सन्स, और जो माइनर सन्स थे उसके उसमें जो उसकी सिक्योरिटी जो है ना, प्रोटेक्शन जो है ना वो ख़तरे में पड़ गई है।
तो नंबर 1 उसके द पटिशनर फॉर ये कहता है दैट द पटिशनर फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फॉर हिमसेल्फ एंड और पटिशनर अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने और आपकी फैमिली और अपने बच्चों के लिए जो है ना वो SHO के पास गया, सारी सिचुएशन बताई और SHO ने जो है ना फिर उसको उसको कहना नहीं माना उसने और उसको कान नहीं धरे उसकी एप्लीकेशन पे, ठीक है। और वो इंस्टिगेशन पे जो है ना हरासमेंट उसने पटिशनर कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की उसने। नाउ दैट द रिस्पोंडेंट इसमें पटिशनर फैमिली मेम्बर बट SHO अंडर इंस्टिगेशन ऑफ प्राइवेट रिस्पोंडेंट, उस प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे ना आल्सो हरास द ह्यूमिलेटेड द पटिशनर को उसने हरास किया टू और रिफ्यूज़ कर दिया उसको पटिशनर को सुनने से। अब आगे 5th में कहते हैं नाउ रिस्पोंडेंट आर कॉन्स्टेंटली इलीगली हरासिंग मेड आवर लाइफ सो मिजरेबल विदाउट एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ पटिशनर एंड हिज अदर फैमिली मेम्बर। और जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत ही खतरे में पड़ गई है। अब 6ठा पॉइंट ये कहता है दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 SHO अंडर लॉ इज ड्यूटी टू बाउंड प्रोटेक्ट हिज लाइफ द पटिशनर, और जो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे लाइफ को पटिशनर की और उसके फैमिली मेम्बर उसके बच्चों की। अब उसमें आगे कह रहा है दैट द पटिशनर हैज़ नो अदर रेमेडी, और पटिशनर के अलावा कोई अदर रेमेडी नहीं है कि वो जो है ना इसको पटिशन फाइल करे। अब प्रेयर क्लास में लिखना है इन व्यू ऑफ द अबव सबमिशन इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट द रिस्पोंडेंट मे काइंडली बी डायरेक्टेड नॉट टू कॉज इलीगल हरासमेंट अगेंस्ट द पटिशनर एंड हिज फैमिली मेम्बर। और रिस्पोंडेंट्स को जो है ना वो डायरेक्ट किया जाए कि वो पटिशनर को हरास नहीं करें और उसकी फैमिली को हरास नहीं करें, और SHO को डायरेक्ट किया जाए कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और इसके अलावा भी अगर कोई जो है डीम फिट अगर कोई कोर्ट समझती है कोई इसके अलावा कोई रिलीफ है तो वो भी दे सकती है, ठीक है। तो उसके बाद साइन आ जाएंगे पटिशनर के। तो ये हरासमेंट पटिशन थी। अब उसके बाद जो है हम FIR रजिस्टर कराने के लिए ना एक पटिशन दायर करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। उसमें ये हुआ था कि जो 490 जो है ना इसमें 489F का जो है ना हम अब जो फाइल करते हैं हम जो चेक डिसऑनर हो जाता है उसके लिए FIR रजिस्टर होगी। जो भी चेक डिसऑनर होगा तो उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड होगी। और तो पुलिस वाले के पास जाएंगे वो FIR नहीं रजिस्टर कर रहा तो फिर हमने जैसे ऊपर पढ़ा है कि FIR रजिस्टर नहीं कर रहा तो फिर हम पटिशन फाइल कर सकते हैं। कोई हरास कर रहा है तो पटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अब इसमें SHO के अलावा जो है ना इसमें SP भी शामिल हो गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इसको SP भी बीच में शामिल कर दिया। तो अब इसके बाद हम इधर SP कंप्लेंट भी शामिल कर सकते हैं, कम करनी पड़ेगी हमें। SP कंप्लेंट जो है ना वो भी शामिल होगा इसमें। अब SP कंप्लेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ कि पहले SHO के पास जाएगी फिर SP के पास जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है ना हम कोर्ट में आएंगे। अब ऊपर भी जो है ना हम इसमें SP भी डाल देंगे, इसको यहाँ पे SP आ जाएगा, SP कंप्लेंट, ठीक है। तो ये सारा आ गया था। अब इसमें जो है अब हम करने लगे थे FIR के लिए जो है ना पटिशन ड्राफ्ट करनी है। तो उसमें पटिशन का सारा नाम आ जाएगा वर्सेस SHO SP कंप्लेंट, और ये सारा जो है ना ये रिस्पोंडेंट का नाम आ जाएगा। अब इसमें ये लिखना है रेट पटिशन अंडर 22A 22B CRPC फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। अब इसमें जो है ना ये लिखना है कि दैट एवरीली द फैक्ट राइजिंग दैट इंस्टेंट पटिशन आर दैट द पटिशन इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ वेरी गुड एंटीसेडेंट क्रेडिट एंड नेवर इन्वॉल्व क्रिमिनल केस। और ये बहुत ही इनोसेंट है और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ को फुलफ़िल करता है, लॉ को जो है ना मतलब अबाइड करता है, सारे लॉ को कानून को फॉलो करता है, और कोई भी जो है ना इसने आज तक क्रिमिनल केस इसके खिलाफ इन्वॉल्व नहीं होना, किसी ने क्रिमिनल केस हुआ है इसके खिलाफ। अब आगे कह रहा है दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 हु इज़ द फ्रेंड ऑफ द पटिशनर टुक 50 लाख रुपए जो है ना उसके फ्रेंड ने लिए उससे एज ए लोन लिया और इशूड चेक कर दिया रिगार्डिंग द अबव सेड अमाउंट, और फिर उसके बाद जो है ना उसको चेक दे दिया। अब चेक क्या हुआ कि उसके बाद दैट ऑन फिक्स रेट पटिशनर डिपॉजिट द सेड चेक, उसने वो चेक दिया जाके बैंक में, द रेलिवेंट बैंक, बट दैट चेक वाज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। लेकिन जो है चेक वो डिसऑनर हो गया क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स थे। अब उसके बाद पटिशनर क्या करेगा जब उसका चेक डिसऑनर हो गया? उसके बाद 4th में लिखा है दैट द पटिशनर हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद रिस्पोंडेंट नंबर 2,
उसके अपने दोस्त के साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। सो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस मैटर एमिकेबली। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की, वो सॉल्व करने की कोशिश की इस मैटर को। बट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 डिड नॉट पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स द पटिशनर। लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 2 था, उसने कोई भी अटेंशन जो है ना नहीं दी पटिशनर की तरफ और उसने डिमांड की एंड ही ऑलवेज, क्योंकि पटिशनर 2 उसने डिमांड की, प्यार से कहा कि मेरे पैसे दे दो, चेक डिसऑनर हो गया है। लेकिन और फिर क्या हुआ, एंड ही ऑलवेज रिमेंड सीरियस द अबव सेड पेमेंट, और बहुत सीरियस था। इट इज़ डिपेंडेंट मेंशन हेयर दैट द डिफेंडेंट डिड नॉट एवर बोदर टू रिटर्न अबव मनी टू द पटिशनर। और जो रिस्पोंडेंट था उसने मनी देने पे जो है पैसा देने को जो है ना उसने इनकार कर दिया, और वो बोदर ही नहीं किया, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो है ना ये क्या कह रहा है। अब उसके बाद 5th पॉइंट इसका ये है दैट द पटिशनर बीइंग द एग्रीव्ड मूव्ड एन एप्लीकेशन टू रिस्पोंडेंट नंबर 1। रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? अब आगे रिस्पोंडेंट नंबर 1 के हम लिखेंगे SHO और रिस्पोंडेंट नंबर 2 हम SP लिख देंगे। बट नो प्रॉपर एक्शन हैज़ बीन मेड अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2, हैंस दिस पिटिशन नेक्स्ट विद A। अब जो है ना हम इसलिए पटिशन जो फाइल कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने हमारे पे कोई कान नहीं धरा। अब आगे प्रेयर क्लॉज में हम ये लिखेंगे, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मेंशन अबव द रिस्पोंडेंट नंबर 1 में काइंडली बी डायरेक्टेड। उसको डायरेक्ट किया जाए रिस्पोंडेंट नंबर 1 को जो और 2 को जो डायरेक्ट किया टू प्रोटेक्ट इस लाइफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को जो है ना वो जो प्रोटेक्ट करे, एंड लिबर्टी ऑफ द पटिशनर, एंड लिबर्टी जो है ना पटिशनर उसको प्रोटेक्ट करे अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेम्बर, और फैमिली मेम्बर्स को ब्रूटल क्लैशेज ऑन द रजिस्टर एंड आल्सो रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस। और क्रिमिनल केस को जो है ना वो रजिस्टर करने के लिए ना उसको डायरेक्ट किया जाए अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2 अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन लॉ। जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ का बनता है उसके मुताबिक जो है ना उसको डायरेक्ट किया जाए। और इसके अलावा भी अगर कोई जो है ना वो कोर्ट समझती है कोई इसके अलावा भी कोई है कुछ रिलीफ दिया जा सकता है तो वो कोर्ट दे सकती है। ठीक है, पटिशनर फिर आगे नाम आ जाएगा, यहाँ पे पटिशनर के साइन आ जाएंगे थ्रू नाम थ्रू एडवोकेट जो है ना, आगे लॉयर का नाम आ जाएगा, फिर नीचे उसकी एडवोकेट हाई कोर्ट लिख देंगे। तो ये सारा जो है ना ये 22A 22B का लेक्चर था। इसमें हमने 22A 22B में जो है अपॉइंटमेंट देखी, उसके बाद हमने जस्टिस के पावर्स देखी, जस्टिस ऑफ पीस की, उसके बाद हमने ड्यूटीज़ देखी इसकी। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी वो देखी थी, वो हमने जो देखी थी वो 6(1) की थी, ये वाली थी जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं इसकी। इसके तहत जो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो है हरासमेंट पटिशन जो है ना वो इसके तहत फाइल होती है। अब कोई भी अगर आपको हरास करता है, आपको धमकियां देता है जान से मारने की, तो आप 22A 22B में हरासमेंट पटिशन जो है ना वो फाइल कर सकते हैं आराम से जाके। तो उसके बाद ड्यूटीज़ पढ़ी हमने, फिर हमने क्रिमिनल केस पटिशन फाइल देखी कि जो है ना कोई भी हरास कर रहा है तो ये सारी पटिशन फाइल होगी। फिर दूसरी जो है ना हमने FIR की जो है ना पटिशन फाइल की थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 22A 22B का कंप्लीट लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।